तो ईवीएम से रार और बैलेट से प्यार, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकर्ताओं को जो नसीहत है वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें कि पाटन के कार्यकर्ता सम्मेलन में दरअसल बैलेट से चुनाव करवाने की नसीहत दी गई है और भूपेश बघेल यानी कि पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ ने साफ तौर पर कहा है कि एक सीट पर 375 से ज्यादा प्रत्याशी अगर होंगे तो चुनाव फिर बैलेट पेपर से होंगे और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो कांग्रेस की जीत यहां पर सुनिश्चित होगी। कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा नामांकन भरने की भी नसीहत दी गई। सुनिए आप। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 375 से ज्यादा नामांकन अगर होते हैं। पहले आपको सुना देते हैं एक बार कि भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसी आधार पर फिर आगे बात करते हैं। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है, समूचे विश्व में है। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते हैं। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कामों के लिए राजनीति करें, सिर्फ विरोध करना है इसलिए राजनीति नहीं करना। तो चलिए, ईवीएम को लेकर लगातार देश भर में चर्चा होती रही है। विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, लगातार ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े करती रही है। इन सब के बीच अब हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो नसीहत यहां पर कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं भूपेश बघेल, क्या इसे कांग्रेस पार्टी की नसीहत माना जाए कि इसी तरह का फॉर्मूला आप लोग अपनाने जा रहे हैं क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे इसके जरिए? देखिए, दरअसल में किसी भी चीज का लोकतांत्रिक एक पद्धति होता है। ईवीएम पर लगातार कई बार प्रश्न उठा है और कई बार कई दलों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके लिमिट से बाहर जो अगर उम्मीदवार हो जाए, ऐसी स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। ये प्रतीकात्मक है। ईवीएम के संबंध में जो संदेह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में या विपक्षी कार्यकर्ताओं के मन में, एक प्रतीकात्मक बात है कि अगर ऐसा लोग चाहे, अगर मजबूर करना चाहे निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। इसका प्रयोग हो सकता है कि दुर्ग लोकसभा में किया जाए, तो इसमें कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो विरोध करने के या अपनी बात रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। केदार गुप्ता जी, क्या कहेंगे इस पर? लोकतांत्रिक तरीका है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और एक तरीका ये भी हो सकता है ताकि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। क्या कहेंगे केदार जी? देखिए, बस्तर में कल नामांकन की अंतिम तिथि थी, नामांकन हो गया और भूपेश बघेल जी की बात बस्तर का कोई कार्यकर्ता नहीं माना। मतलब मेरा ये कहना है कि भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने और बस्तर की जनता ने उनके फरमान को अस्वीकार कर दिया। मैंने भूपेश बघेल जी को अस्वीकार कर दिया। अभी ताजा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हारी है और ऐसी हारी है कि अभी तक राजनीतिक मानसिक संतुलन भूपेश बघेल जी नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस से एक प्रत्याशी तय होता है, हाईकमान तय करता है। अब भूपेश बघेल जी हाईकमान को ही चैलेंज कर रहे हैं कि 372 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के खड़े होना चाहिए, तो दिल्ली से घोषित हो जाता है एक बात। दूसरी बात, 2018 में इन्होंने ईवीएम से ही तो अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री की शपथ ली, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और उसके बाद फिर ईवीएम की याद नहीं आई। अगर हिमाचल में इनकी सरकार बनती है, कर्नाटक में ईवीएम से सरकार बनती है, तब क्यों बहिष्कार नहीं कर देते कि गलती से ये ईवीएम ने हमें सरकार दे दी, इसे छोड़ देना चाहिए। तो जो हमको पसंद आता है वो तो हम सट उठा लेते हैं। अब इनको हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है पूरे प्रदेश में कि विधानसभा हारे, हमारी कार्यशैली जनता को अच्छी नहीं लगी, दुनिया भर के। जी सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इसका। वो कहते हैं कि जब जीत हो जाती है आपकी तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं और जब हार मिलती है तब ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। बताइए सुरेंद्र जी। हितेश जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रवक्ता बन जाती है निर्वाचन आयोग का।
ईवीएम के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के इतना ज्यादा खड़े होने की क्या जरूरत है भाई? अगर मान लीजिए बैलेट पेपर से भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ क्यों है? मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीका ये भी है, बहुत पहले बैलेट पेपर में चुनाव होते थे, देश विश्व में कई जगह बैलेट पेपर में चुनाव होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मतदाताओं के मन में शंका है तो ऐसी स्थिति में अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव होता है तो होने दिया जाए इसमें। अच्छा, दूसरी बात, केदार भाई कह रहे हैं बस्तर में लोगों ने भूपेश बघेल जी कहना नहीं माना। ये प्रयोग हम दुर्ग में करना चाहते हैं, एक लोकसभा में इसका प्रयोग करके देखेंगे आगे क्या परिणति निकलती है, क्या परिणाम निकलता है, लोगों के अंदर क्या इसके बारे में बातचीत होती है। केदार जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर नियम के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और इस फॉर्मूले के तहत दुर्ग में चुनाव लड़ेंगे तो और बैलेट पेपर से अगर होता है तो बीजेपी को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, चुनाव आयोग तय करे पूरे देश में बैलेट पेपर से हो तो भाजपा तैयार है। ये तो मुंह की खाने वाले हैं, हर चुनाव में 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी। मैं फिर से दावा करता हूं, चुनाव आयोग तय करे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना है तो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता तैयार है, जनता खड़ी है भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाने के लिए, आए सामने और तैयार हो। पर दुख की बात यह है कि ये लोकतांत्रिक ढंग का गलत उपयोग करते हैं और अपनी ही पार्टी की कब्र खोदने में लगे, अपने खिलाफ 372 लोगों को पार्टी के खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे एक दो तो मिल नहीं रहे हैं, 5-5 नेताओं को रिपीट किया जिनके नेतृत्व में चुनाव हारे। देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू लड़ रहे हैं, खुद भूपेश जी लड़ रहे हैं और कवासी लखमा लड़ रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक संभाग से 4 आदमी इनके चुनाव लड़ रहे तो 372 कहां से ढूंढेंगे? हम तो बोलते हैं 3072 को लड़वाओ, बैलेट से चुनाव लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर, जनता की जो सेवा की है उसके आधार पर जनता के पास जाएगी और 11 की 11 सीटें जीत कर आएगी। और ये राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी, ऐसा लगता है कि अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है। ठीक है सुरेंद्र जी, फाइनल कॉमेंट चाहेंगे इस पर आपका? नहीं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए। क्यों कल कर रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ कल कर रहे हैं महाराज, आ जाओ मैदान में तैयार हैं। नहीं, आपको तो एक ही बात बोलना चाहिए कि भाई चलो हम बैलेट पेपर से भी तैयार है और आप लोग कराइए, हम लोग उसमें। अरे ये बंदर नचाने का काम थोड़ी है, ये देश कानून से चलेगा महाराज। भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान क्यों है? मेरे को समझ नहीं बात नाच और बंदर नाच नहीं है। बैलेट पेपर का नाम सुनते ही कानून भारतीय जनता पार्टी इतना व्याकुल क्यों हो जाती है? कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी लोकप्रियता है, उन्होंने जनता के बीच में काम किया है तो चुनाव। चलिए सुरेंद्र जी, अच्छा सुरेंद्र जी एक फाइनल साहब, तो आपने जैसा बताया कि इस फॉर्मूले को आप इस बार दुर्ग लोकसभा में अपनाने जा रहे हैं, तो मतलब ये माने कि दुर्ग में इस बार 375 उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है कांग्रेस? हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, केदार जी फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्देश को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को, देश के संविधान और कानून को मानने के लिए तत्पर और तैयार खड़ी रहती है। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, जो निर्णय चुनाव आयोग देगा उसमें हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार 11 की 11 सीटें जीतेंगे। पर इतने वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान राजनीतिक विश्लेषक भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भूपेश। चलिए केदार जी, समय की थोड़ी सी पाबंदी। केदार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर ये लगातार चर्चा का विषय बना है और अगर ऐसा होता है जैसा कि अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा कि इसे एक फॉर्मूले के तहत दुर्ग लोकसभा चुनाव में अपनाने हम जा रहे हैं, तो ये वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल हितेश जी, और अगर चुनाव की बात हो और ईवीएम पर बहसबाजी ना हो, सियासत ना हो, ये तो किसी भी चुनाव में हो नहीं सकता। हर चुनाव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईवीएम पर इस तरह से बातचीत जो है वो जरूर होती है। हालांकि दुर्ग लोकसभा जो है उसमें तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, तो देखना होगा तब तक क्या 375 वाकई में वहां से नामांकन दाखिल होते हैं। फिलहाल तो वक्त है उस पर, अभी तो दूसरे चरण के ही नामांकन देश भर में जारी है। तीसरे चरण के चुनाव जब होंगे तब उस पर भी देखा जाएगा कि क्या वाकई में इतने नामांकन वहां से सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का ये बयान काफी वायरल हो रहा है कि 375 नामांकन के साथ और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो जीत सुनिश्चित है कांग्रेस के।